तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि इचिको और ये सभी लोग ओरिहिमे को बचाने के लिए योकोमुंडो के अंदर आ चुके हैं, जहां पर इनका सामना काफी सारे अरंकार के साथ हो जाता है। इसके बाद हम इशिदा को देखते हैं जो कि एक अरंकार के साथ फाइट कर रहा होता है और इससे बचते हुए एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। तुम्हें सच में लगता है तुम छुप कर बच सकते हो? और यहाँ पर ये डोंडोचाका रेंजी को उठाकर भाग रहा होता है और अचानक से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से रेंजी का सर नीचे जमीन पर टकरा जाता है। रेंजी इस पर गुस्सा करता है कि साले ये कर क्या रहा है, मुझसे दूर रहे। अरे मेरा भाई कहाँ गया? रेंजी बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, वो तो तुम्हारे साथ पहले से ही नहीं था। क्यों मतलब पहले से नहीं था? क्या मेरा भाई बस एक भ्रम था? रेंजी बोलता है कि पागल हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहा है, अब तुम मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। और इसके चेहरे पर लाते मारता है। यहाँ पर इशिदा अपने एरोस से इस अरंकार पर हमला करता है और यह अरंकार इसे काफी आसानी से रोक देती है और अपने स्पिनर से दोबारा से इशिदा पर हमला कर देती है। इशिदा दोबारा से इस पर एरो छोड़ता है और यह अरंकार इसे डॉज करके दूसरे पिलर पर जाकर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही इन दोनों के बीच में फाइट चलती जाती है। अगर मैं सामने से हमला करता हूँ तो ये उसे आराम से रोक लेगी। मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि एरोस इसे हिट हो सके और इस बार किसी और ही डायरेक्शन में अपने एरो को फायर करता है। क्या हुआ चश्मिश, नंबर बढ़ गया क्या? पर ये एरो घूमकर दोबारा से इस अरंकार के पास आता है पर यह अरंकार दोबारा से उसे डॉज कर जाती है। अब इशिदा सोचता है कि मुझे और भी ज्यादा फोकस करना होगा और इस पर 3 एरोस छोड़ता है पर ये लड़की वापस से इसे रोक देती है। इशिदा इस पर एरोस छोड़ते ही जा रहा है और ये लेडी एक से दूसरे पिलर पर जाती रहती है। इसकी वजह से काफी सारे पिलर्स टूट जाते हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारे आसपास के पिलर्स को तोड़ दिया था ताकि तुम कहीं छुप ना सको। अब इशिदा बहुत ही मुश्किल से इसके हमलों से बच पाता है और ये अरंकार अपने स्पिनर को घुमा घुमा कर इशिदा पर हमला कर रही थी। इशिदा इसके स्पिनर को अपनी बॉल के थ्रू रोक लेता है और ये स्पिनर इसके कंधे पर जाकर लगता है। इशिदा सोचता है कि भाई मुझे कुछ तो करना ही होगा और तभी हम इशिदा के पीछे किसी की आंख को देखते हैं। यहाँ पर रुकिया भी कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर कहीं पर जा रही थी। तभी अचानक से इसके सामने एक जगह आ जाती है। आसमान में इसे बादल दिखाई देते हैं। रुकिया सोचती है शायद मैं बाहर आ चुकी हूँ। तभी एक अरंकार इसके पीछे आ जाता है पर जैसे ही रुकिया पीछे दिखती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। ये अरंकार दूसरी तरफ जाकर कहता है मेरे साथ आओ और एक डोर के अंदर चला जाता है। रुकिया भाग कर इसके पीछे जाती है। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। तभी अरंकार कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें अंदर लेकर आया हूँ। और अपना मास्क निकाल कर कहता है मैं हूँ एस्पादा नंबर 9। रुकिया इसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। खाइन सर, आप यहाँ पर? और यहाँ पर सादो एक अरंकार से पिट रहा था। ये अरंकार सादो पर जोरदार हमला करता है और बोलता है कि तुम तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं हो। पर सादो दोबारा से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर रुकिया काइन सर को देखकर शॉक्ड रह जाती है। और गाइस, काइन वही बंदा है जिसे अतीत में एक हॉलो ने मार दिया था। क्या ये सच में आप ही हैं काइन सर? नहीं, काइन शीबा तो मर चुका है। ये चल क्या रहा है? मैंने उस रात उन्हें जान से मार दिया था। काफी अच्छी लग रही हो कुचिकी, इन कपड़ों में चलना फिरना काफी मुश्किल होता जा रहा है। रुकिया है सुनकर चौंक जाती है। अरे ये कैसा चेहरा बना रखा है तुमने, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम्हारा प्यारा काइन अभी भी जिंदा है। ये तो वही फीलिंग है जो कि मुझे काइन सर से आती थी। काइन इसे एक लकड़ी की तलवार देता है और बोलता है कि आओ एक मैच हो जाए। और रुकिया दोबारा से स्क्वाड 13 के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? चलो फाइट शुरू की जाए। और इस पर हमला कर देता है। वही बात, वही स्टाइल, वही फुटवर्क, मुझे ये सब कुछ याद है। काइन इस पर हमला करता है और बोलता है कि तुम कर क्या रही हो रुकिया? इनकी तो वॉइस भी मेरे काइन सर से मिलती है। काइन बोलता है कि अगर अभी हम लोग सच में लड़ रहे होते तो तुम अभी मारी जाती। तुम्हारा ध्यान किधर है रुकिया? और इसके सर पर हाथ फेरता है। लगता है तुम हैरान हो चुकी हो। काइन सर तो बिल्कुल नहीं बदले। लगता है अब तुम रोने वाली हो। क्या आप सच में जिंदा हो? हाँ, मेरा विश्वास करो रुकिया। और एक पिल्लो निकाल कर कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं। अब काइन समझाता है कि उस रात को जब मैं मरा था तो मेरी आत्मा टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। वो हॉलो आइजन का एक टेस्ट सब्जेक्ट था और जब मेरा शरीर डिस्ट्रॉय हो चुका था तो वो हेक्योमुंडो में आकर दोबारा से रीजनरेट हो गई, क्योंकि आइजन ने उसे वैसे ही डिजाइन किया था और शायद यही उसका मास्टर प्लान होगा, पर उससे एक गलती हो गई। आइजन को लगा था कि बस मेरा शरीर ही रीजनरेट होगा, पर जब मैं जिंदा हुआ तो मेरी बॉडी के साथ साथ मेरा माइंड भी एक्टिव था। मुझे लगता है कि मेरी आयन पावर आइजन की कैलकुलेशन से भी ज्यादा थी। मैं कितना स्पेशल हूँ ना। काइन सर, अभी मजाक करना बंद कीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही मैंने अपनी शरीर को वापस ले आया और अब मैं एक एस्पादा बन चुका हूँ, ताकि जब मौका मिलेगा तो मैं आइजन को मार सकूं। और बाहर जो अभी तुमने आसमान देखा, वहाँ से आइजन हमें देख सकता है रुकिया। अच्छा, तो आप इसीलिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, है ना? अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई रुकिया। मेरे पास एक प्लान है और मुझे लगता है कि सिर्फ तुम ही उस प्लान को एक्टिवेट कर सकती हो। और इसे चलने के लिए कहता है। रुकिया भाग कर इसके पास आ रही थी। तभी काइन हंसता है और अपनी तलवार निकाल कर इस पर हमला करता है, पर रुकिया के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज होते हैं और इस हमले से बच जाती है। तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो रुकिया। रुकिया भी शॉक्ड रह जाती है कि इसने इस पर हमला क्यों किया और इसके चेहरे से खून आने लगता है। यहाँ पर उल्की और आगे से मिलने आता है और इसे किसी अपडेट के बारे में पूछता है। अरे आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुमने मुझसे कैसे बात कर ली? अकड़ो इंसान, मुझे तो लगता था तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर रुकिया के चेहरे से खून निकल रहा था। तुम फिर से चौंक गई ना? अरे मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था रुकिया। मैं अपने स्टूडेंट को ग्रो करता हुआ देख कर काफी ज्यादा खुश हुआ। क्या आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ, सब कुछ सच है। क्या तुम भूल गई? तुमने मुझे मारा था। मैं हूँ काइन शीबा, स्क्वाड 13 का लेफ्टिनेंट। मैं यहाँ हेक्योमुंडो के अंदर इसी वजह से हूँ क्योंकि तुमने उस दिन मुझे मार डाला था। तुम रुकिया कुचिकी, तुमने मेरी जान ली थी। और रुकिया को उसी रात का सीन याद आता है। तुम्हें पता चला मैं तुम्हें मारना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस दिन मुझे मारा था वैसे ही मैं तुम्हें मार सकूं। तो क्या तुम मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो रुकिया? हाँ सर, मैं तैयार हूँ, पर मैं अभी नहीं मर सकती। अभी मुझे मेरे एक दोस्त को बचाना है। जब मैं ओरिहिमे को बचा लूंगी तो मैं यहाँ पर आऊंगी और आप मुझे मार सकते हैं। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। भला मैं कि तुम्हें मारूंगा। और इसके सर पर हाथ
रखता है। मेरा प्लान तो कुछ और ही है रुकिया, जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुमने उस दिन मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा था। अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम काइन सर? मैं चाहता हूँ तुम अपने चारों दोस्तों का सर मुझे ला कर दो। चिंता मत करो, तुम इस काम को बहुत ही आसानी से कर लोगी रुकिया। अगर तुम ऐसा कर देती हो तो मैं पूरी तरह से तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना, है ना रुकिया? आप इस बार भी मजाक कर रहे हैं क्या? आप मुझे जाने देंगे और मुझे माफ कर देंगे अगर मैं अपने दोस्तों को जान से मार देती हूँ? काइन सर ऐसा मजाक कभी नहीं कर सकते। और रुकिया इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि काइन सर की बेइज्जती करना बंद करो। तुम काइन सर हो ही नहीं सकते, वो ऐसा मजाक कभी नहीं करते। जिन काइन सामा को मैं जानती हूँ वो अपनी जान से पहले अपने दोस्तों की जान को आगे रखते थे। उन्हें पूरा स्क्वाड 13 रिस्पेक्ट करता था। वो तुम्हारे जैसा नहीं था। मरते हुए काइन सामा ने मुझसे क्या कहा था, क्या तुम्हें मालूम है? काइन सर ने मुझसे कहा था कि रुकिया तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपना दिल यहाँ पर छोड़ सकता हूँ, मैं एक इंसान की तरह मर सकता हूँ। अरे रुक जा रुकिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ही तो काइन हूँ। उनका नाम अपनी गंदी जुबान से मत लेना। और इस एस्पादा पर हमला कर देती है। अपने हाथ में तलवार पकड़ कर कहती है शमिनोमाई सुकिशिरो। और जमीन से एक बर्फ की लहर छोड़ती है। ये एस्पादा यहाँ से भागने लगता है और रुकिया हांफते हुए कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, समझ गई ना? भूल गई क्या? मैंने ही तुम्हें लड़ना सिखाया था रुकिया। पर रुकिया को गुस्सा आ जाता है। इतने में ही ये एस्पादा इसके बाजू से निकल जाता है और इस पर पीछे से हमला करता है। रुकिया बच जाती है और दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। रुकिया अपनी तलवार से इस पर लगातार हमला करती जा रही थी और ये एस्पादा लड़ते हुए कहता है कि तुम एक ही इंसान को 2 बार मारना चाहती हो क्या? तुम काइन सर हो ही नहीं सकते। तुम मुझसे लड़ते लड़ते समझ जाओगी कि मैं सच में काइन हूँ या नहीं। जब तुम मुझे स्टैब करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे तुमने उस दिन मुझे मारा था। रुकिया को गुस्सा आ जाता है और इस पर एक शानदार हमला करती है और एक पोज लेकर कहती है सुकिनोमाई हाकुरेन। और इस एस्पादा के ऊपर एक बर्फ का गोला छोड़ती है। यार इसकी जान पाकटो कितनी सुंदर है यार। ये एस्पादा उस बर्फ के गोले को डॉज कर जाता है। ये एस्पादा जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो ऐसे मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। यहाँ पर रेंजी रुकिया का स्पिरिचुअल प्रेशर फील करता है और रुकिया और इस एस्पादा के बीच में फाइट चल रही होती है। ये एस्पादा रुकिया पर भारी पड़ने लगता है और हंस कर रुकिया पर हमला करते ही जा रहा था। अब रुकिया अपनी तलवार से इस पर हमला करती है जिससे ये एस्पादा अपनी तलवार से बहुत आसानी से रोक लेता है। रुकिया को टेंशन हो जाती है और इसे अभी भी लग रहा था कि शायद ये काइन सर हो सकते हैं। तभी अचानक से ये एस्पादा गायब हो जाता है और पीछे से अचानक से हमला करता है। रुकिया खुद को बचाती है और एक बड़ा सा आइस वॉल क्रिएट करती है। ये एस्पादा आसानी से बच जाता है और हंस कर कहता है कि क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो क्या रुकिया? एक है सुकिशिनो और एक है हाकुरेन। क्या बस तुम्हें 2 ही डांस आते हैं क्या? वैसे भी दोनों मैंने ही तो तुम्हें सिखाए थे। और रुकिया सोचती है कि ये बंदा काइन सर नहीं हो सकता है और साथ ही साथ इशिदा और चैड का स्पिरिचुअल प्रेशर फील करती है। ये एस्पादा बताता है कि वो दोनों के दोनों इस वक्त एक फॉर्मर एस्पादा के साथ लड़ रहे हैं। माना कि वो एस्पादास नहीं है पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारा एक दोस्त एक एस्पादा को ऑलरेडी हरा चुका है पर लगता है वो भी काफी ज्यादा थक चुका है। तुम भी वो महसूस कर सकती हो, है ना? और रुकिया भी सोचती है कि हाँ ये तो इचिगो का स्पिरिचुअल प्रेशर है। तुम्हारे दोस्तों की फिक्र करने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी वो सब के सब अब मरने ही वाले हैं। रुकिया दोबारा से हाकुरेन से इस पर हमला करती है और ये एस्पादा काफी आसानी से इससे बच जाता है और इसके हमले को रोक कर कहता है कि हाकुरेन यूज करने में काफी ज्यादा माहिर हो रुकिया, पर तुम्हारा ये प्लान मुझ पर काम नहीं करेगा। अब ये एस्पादा अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी स्वॉर्ड को एक भाले में बदल देता है और ये सेम टू सेम काइन सर का हमला होता है। अब ये एस्पादा बिल्कुल काइन के जैसा ही हमला करने लगता है और इसकी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा पानी भी निकल रहा था। रुकिया हाफने लगती है और सोचती है कि काइन सर भी बिल्कुल ऐसे ही हमला किया करते थे। मेरा दिल भले ही कितना भी मना करे पर मेरी आंखें कह रही हैं कि ये काइन सामा ही है। दूसरी ओर हम इचिगो को देखते हैं जो कि रुकिया का स्पिरिचुअल प्रेशर फील करता है और इशिदा और चैड का भी। क्या वो ठीक होंगे? और नेल को अपने हाथों से काफी जोर से दबा लेता है जिसकी वजह से नेल चिल्लाती है कितनी क्यूट है यार नेल। इचिगो इसको नीचे रखता है। मुझे माफ करना नेल। और नेल यहीं पर बेहोश हो जाती है और मरते मरते कहती है कि इचिगो ये तुमने क्या कर दिया, और अपनी आंखें बंद कर लेती है और तभी कहती है कि अगर तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लेते हो तो मैं शायद जिंदा हो सकती हूँ दोबारा से। अरे छोटी बच्ची, ये मजाक करने का समय नहीं। पर ये छोटी बच्ची जिद करने लगती है और कोई इसकी आवाज को ना सुन ले, इसी वजह से इचिगो इसकी बात को मान जाता है और इसे कंधे पर उठाकर भागने लगता है। दूसरी ओर ये एस्पादा रुकिया पर हमला करने ही वाला था और रुकिया अपने हार्डो 33 का यूज करके इस पर हमला करती है जिससे ये एस्पादा तो बच जाता है पर पीछे की दीवार टूट जाती है जिसकी वजह से सनलाइट अंदर आ जाती है और ये एस्पादा तुरंत यहाँ से भाग जाता है अंधेरे में। ये भाग क्यों गया? ये मुझसे कैसल के अंदर ही क्यों लड़ना चाहता है? और बाकुड़ा नंबर 4 से इस एस्पादा पर हमला करती है और एक स्पेल को बोलने लगती है जिसकी वजह से ये एस्पादा लॉक्ड हो जाता है और हार्डो नंबर 73 से ऊपर की छत ही तोड़ देती है जिसकी वजह से इस एस्पादा के ऊपर सनलाइट पड़ जाती है और इसका चेहरा पूरी तरह से जल जाता है। इसका चेहरा एक बॉटल के जैसा था जिसके अंदर 2 स्कल्स तैर रहे थे। तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं काइन सामा नहीं हूँ। मैं हूँ एस्पादा नंबर 9 और मेरा असली नाम आरन्योरो है। मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम काइन सामा नहीं हो। अब मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ सकती हूँ। पर यह एस्पादा तुरंत रुकिया के पीछे आ जाता है और दोबारा से काइन सामा का चेहरा पहन लेता है। पता नहीं आइजन सामा क्या सोच रहे हैं। यहाँ पहले अंधेरा ही अंधेरा था पर उन्होंने यहाँ पर सनलाइट को लगा दिया। इससे मेरी एबिलिटीज को काफी ज्यादा नुकसान पहुँच रहा है। क्या तुम्हें मालूम है नॉर्मली एक गेलियन कभी इतना प्रमोशन नहीं पा सकता, पर देखो ना मैं एस्पादा नंबर 9 हूँ। क्या तुम्हें मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौता मैं ही हूँ जिसके पास इवॉल्व होने की क्षमता है। जिस मॉन्स्टर ने तुम्हारे काइन सामा को मारा था उस मॉन्स्टर को वापस मैंने खा लिया था जिसकी वजह से मेरे अंदर काइन की पूरी मेमोरीज आ गई और अपने हाथ से टेंटिकल्स को बाहर निकालता है। मैं किसी को भी खाकर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो तुम्हें जो फीलिंग आ रही थी
थी वो झूठ नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर ही काइन शीबा है और ये शरीर पहले काइन शीबा का ही था। मैं तो बस उसकी मेमोरीज को पढ़कर उसकी तरह एक्टिंग कर रहा था। और अपनी स्वॉर्ड को रिलीज करता है और बोलता है डिवावा नोटोनेरिया। और एक बड़े से भद्दे से दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल जाता है। भाई साहब ये क्या है भाई। एक तरफ हम इशिदा को देखते हैं जिसके पीछे नेल के 2 भाइयों में से एक था, यानी कि पेशे, और सोचता है मेरा नसीब तो देखो, मैं सबसे कमजोर बंदे के पास आ गया। उन पार्टों में से मुझे यही सबसे ज्यादा कमजोर लग रहा है। क्या मुझे इससे बचाना चाहिए? क्या ये अहंकार अभी भी सिंगल है? और काफी घूर घूर के इस अहंकार को देखने लगता है। बस थोड़ा आगे, बस थोड़ा और नीचे, मैं उसे देख लूंगा। जी यार क्या कर रहा है बंदा ये। पर ये अहंकार इसे नोटिस कर लेती है पर इस पर अपने स्पिनर से हमला कर देती है। ये साले अहंकार भी भाई ठरकी हैं साले। इशिदा भी इसे नोटिस करता है। तुम तो पेशे हो। इसे मेरा नाम याद है, पर मैंने तो इसे एक ही बार बताया था। हे, तुम ओरियो इशिदा हो ना? हाँ मैं ओरियो इशिदा हूँ। ये मुझे देखकर स्माइल क्यों कर रहा है? क्या इसका मतलब है कि ये बंदा मुझसे प्यार करता है क्या? पर मैं तो स्ट्रेट हूँ। पर उतने में ही ये अहंकार इस पर हमला कर देती है और इस हड्डी को टर्माइट कहकर पुकारती है, जिसका मतलब है कीड़ा। अब ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और पेशे रुक कर इशिदा से कहता है मेरे दोस्त एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस लड़की को हरा दूंगा। और इस अहंकार पर अपने लिक्विड से हमला करता है। ऐसे तो मैं काफी सारे बना सकता हूँ। और ये लिक्विड इस लड़की के स्पिनर पर जाकर टकराता है, जिसकी वजह से ये स्पिनर इस हड्डी के कंधे पर आकर लग जाता है, पर बाउंस ऑफ हो जाता है और इसे चोट नहीं लगती। तुम्हारा वेपन अब किसी काम का नहीं और मुझे नीचे से सब कुछ दिख रहा है। तभी अहंकार अपनी स्कर्ट को नीचे करती है कि साला ठरकी है। ये अहंकार दोबारा से इस पर हमला करती है तुम अपने लिक्विड से दोबारा से तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे ना? तुम्हें लिक्विड चाहिए? मेरे पास तो काफी सारा है। और इस पर अपने लिक्विड से हमला करता है मुंह से। गाइस ये लड़की आराम से बच जाती है, पर ये बंदा अपना लिक्विड सारे पिलर्स पर छिड़का देता है, जिसकी वजह से ये अहंकार स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। ये अहंकार गुस्सा हो जाती है और अपने रिलीज मोड को एक्टिवेट करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मैंने काफी समय के बाद अपना रिलीज मोड एक्टिवेट किया है और मैं हूँ अहंकार नंबर 105 तेरोसी सैंडरिची और मैं तुम दोनों को यहाँ पर मार डालूंगी। और इन दोनों पर हमला करने लगती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और पीछे ये अहंकार एक के बाद एक पिलर्स को काटती ही जा रही थी। इशिदा सोचता है कि मैं पूरा दिन ऐसे भाग नहीं सकता, तो चलो साथ में मिलकर उसे हराते हैं। चश्मिश। इशिदा अपने एरोज का यूज करके इस पर हमला करता है, पर इसे कुछ नहीं होता। ओए हटी, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे अकेला ही संभाल लूंगा। पर पेशे इसकी बात को नहीं मानता है। तुम अपनी ताकत को दोबारा यूज करो। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, और अपना लिक्विड छोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार कुछ नहीं होता है। इसका लिक्विड खाली हो चुका था। तुम तो कह रहे थे तुम जितना मर्जी चाहे उतना लिक्विड फेंक सकते हो, साले झूठे। हाँ मैं तो झूठ कह रहा था। तभी इस अहंकार को गुस्सा आ जाता है और पहले पेशे पर हमला करती है और इसके नीचे जमीन पर टकराने की वजह से धुआं धुआं हो जाता है और हंसकर कहती है कि चलो एक तो मर गया, साले हड्डी अपना ध्यान रख। ये देखकर इस अहंकार को गुस्सा आ जाता है कि ये अभी भी जिंदा है। तुमने इसे अपने फ्लैश स्टेप का यूज करके बचा लिया है ना? इसे हम हिरन को कहते हैं। अब पेशे सोचता है कि मैं तो इसे चश्मिश के ऊपर बोझ बनता जा रहा हूँ और रोकर कहता है कि मुझे एक शील्ड की तरह यूज कर सकते हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। और ऐसा बोलकर इस अहंकार के ब्लेड्स के ऊपर जाकर कूद जाता है और दीवार से जाकर टकरा जाता है। पर हम देखते हैं कि ये हड्डी ये सब कुछ सपने में देख रहा था। क्या बात है, क्या सपना था? मैंने क्या क्या देख लिया सपने में? अब इशिदा को गुस्सा आ जाता है और इसे नीचे फेंक देता है। और ये तीर कहाँ पे मारा है भाई इसने? सॉरी पेशे, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अब मैं फोकस कर सकता हूँ। और इतने में ही बहुत सारी ब्लेड्स इशिदा की तरफ आ जाती हैं। इशिदा अपनी पीछे की पॉकेट में से किसी चीज को बाहर निकालता है और अगले ही सेकंड में हम देखते हैं कि सारी ब्लेड्स के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये अहंकार शॉक्ड रह जाती है। मुझे लगा था मैं इसे बाद में यूज करूंगा, पर अभी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, तो चलो इस फाइट को शुरू किया जाए। अच्छा हुआ पूरा हरासान की वजह से मैं अपने पापा की परमिशन के बिना ही ये सारे वेपन्स को उठा ले आया। पीछे से ये हड्डी सोचता है कि इसने बिना परमिशन के ही उठा लिए क्या, और इसे चोर कहकर पुकारता है। साले चोर। इशिदा को गुस्सा आ जाता है। साले चोर किसे कहा? तुम एक क्विंसी हो ना? इशिदा शॉक्ड रह जाता है। तुम हमारे बारे में जानती हो? मुझे काफी अच्छा लगा। तुम तो वही हो ना जिसका सोल रीपर्स ने खात्मा कर दिया था और अब तुम सोल रीपर्स की ही हेल्प कर रहे हो। तुम तो काफी गिरे हुए इंसान हो। इशिदा ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और एक ही सेकंड में इसके पीछे आ जाता है और पीछे से इस पर हमला करता है, जिसकी वजह से इसके सारे ब्लेड्स टूट जाते हैं। अब ये लेडी अहंकार अपने सारे पंख निकाल देती है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं अपना सारा प्रेशर एक ही पॉइंट पर रिलीज करूंगी। और अपनी टेल से एक बड़ा सा ब्लेड बनाती है और इशिदा पर हमला करती है। इशिदा बहुत ही मुश्किल से अपनी तलवार से इसे रोकता है और ये अहंकार काफी तेजी से इस पर हमला कर रही थी। अब इशिदा दोबारा से इसे रोकता है और इस बार इसकी टेल को थोड़ा सा काटने में कामयाब हो जाता है। मुझे तुम्हारी इस तलवार का कुछ करना होगा। और अपने ब्लेड को एक तलवार के रूप में बदल देती है, पर अब कोई फायदा नहीं। मेरी ये तलवार कोई आम तलवार नहीं है। जब भी ये तलवार किसी पर वार करती है तो उसके रेशे को चुराने लगती है और इस अहंकार की टेल से रेशे गायब होने लगती है और इशिदा इसे एब्सॉर्ब करने लगता है। ये अहंकार हड़बड़ी में इशिदा पर हमला करती है और इशिदा काफी स्वैग से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही चुका हूँ, ये तलवार सिर्फ एक तलवार नहीं, इसे मैं एक बो और एरो की तरह भी यूज कर सकता हूँ। और इशिदा इस पर इस तलवार को छोड़कर मारता है, जिसकी वजह से इस अहंकार की रेशे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सीधा ये तलवार इस अहंकार के अंदर जाकर घुस जाती है। अब इशिदा इसे हराकर यहाँ से जाने लगता है और ये हड्डी पहलवान कहता है कि भाई उसे मार तो दे, मैं इसे जिंदा रखना चाहता हूँ ताकि जिंदा रहने में इसे बेइज्जती महसूस हो। मेरा यही स्टाइल है, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा। अगर भविष्य में उसे बदला लेना है तो वो मुझसे लड़ने आ सकती है, पर मैं दोबारा से जीत जाऊंगा। ये अहंकार नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और रोने लगती है। तब ये मास्क वाले लोग इसके सामने आ जाते हैं और अपनी तलवार निकाल कर इसे खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर साधु की फाइट चल रही थी पर साधु बस मार ही खा रहा होता है और ये अहंकार कहता है अहंकार नंबर 107 gantiin painee moskiyota. साधु इस पर पंच मारने ही वाला होता है पर ये अहंकार
कर सादो को इसके चेहरे से ही पकड़ लेता है और वापस से दीवार पर दे मारता है। यासुतोरा सादो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो मर जाओगे। वो तो देखते हैं ये कौन मरेगा। दोनों के बीच में फिस्ट फाइट होनी शुरू हो जाती है। सादो नीचे झुक जाता है पर तभी अचानक से पीछे मुड़कर इस अलंकार को एक जोरदार पंच मारता है इसके चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से ये अलंकार दीवार पर जाकर टकरा जाता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, अब मैं तुम्हें मेरी पूरी ताकत को दिखाता हूँ। और अचानक से सादो के पीछे आकर इसे एक जोरदार पंच मारता है और नीचे पटक कर एक जंप मारकर इसके ऊपर छलांग लगाता है। सादो वहाँ से हट जाता है, इस अलंकार की सटक जाती है और सादो पर एक पर एक पंच मारते ही जाता है। ये पंचेस इतने ज्यादा तेज थे कि इसके हाथ को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। चैड के मुंह से खून निकलने लगता है और एक आखिरी पंच मारकर चैड को नॉकआउट कर देता है। चैड नीचे जमीन पर गिर जाता है। मुझे मालूम है तुम अपनी ताकत को मुझसे छुपा रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। पर चैड कोई जवाब नहीं देता है। तुमने कुछ कहा नहीं, तुम तो मेरा दिल दुखा रहे हो। और एक इलेक्ट्रिक पंच चैड पर मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। मैं उसे छुपा नहीं रहा था। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं अपनी ताकतों में थोड़ा बदलाव देख रहा हूँ, इसलिए मैं भी अपनी पावर्स को सीख रहा था, पर अब मैंने अपनी पावर्स को जान लिया है। ये अलंकार हैरान हो जाता है। ये है मेरी राइट आर्म का असली चेहरा। और चैड अपनी बाजू को ट्रांसफॉर्म कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। मैं सोल रिपर और क्वीन से काफी ज्यादा अलग हूँ। मेरे पावर्स बिल्कुल हॉलो के जैसे हैं, इसलिए मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। और भाई साहब इसकी फिस्ट तो देखो गाइस, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा पावर होती है। अब चैड ये भयंकर पंच इस पर दे मारता है। ये अलंकार दीवार तोड़कर बाहर गिर जाता है और एक ही सेकंड में चैड के पास आकर इसको किक मारता है, पर चैड अपने एक ही हाथ से इसे रोक लेता है। अब ये अलंकार अपनी जान बचाकर भागने लगता है। चैड अचानक से इसके बाजू में आ जाता है और इसके चेहरे पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से ये अलंकार पिलर पर जाकर टकरा जाता है। चैड एक ही पंच में पूरे पिलर को ही तोड़ देता है और ये अलंकार हवा में उड़कर इसके हमले को डॉज करता है, पर अपना साधो एक ही सेकंड में इसके पीछे आ जाता है तुम काफी ज्यादा ढीले हो और इसे नीचे जमीन पर पटक देता है। चैड इसके पास आता है और बोलता है, इस दुनिया में सबकी ताकतें अलग अलग होती हैं, पावर हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे कि तुम और मैं हैं, जिसमें काफी ज्यादा पावर होगी, जिसकी ताकत अच्छी होगी वही इस लड़ाई को जीतेगा। और दोबारा से अपनी फिस्ट पर काफी ज्यादा पावर जनरेट करता है, पर ये अलंकार यहाँ से भाग जाता है। चैड दोबारा से इसके पीछे आता है और एक जोरदार पंच मारता है और ये अलंकार अपनी रिलीज फॉर्म को एक्टिवेट करता है। तुम अकेले ही नहीं हो जिसने अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट कर लिया है। और अपने हाथ जोड़ कर कहता है, योस, रुएग्नोस, पैरतून। और एक जोरदार आग का गोला सादो पर दे मारता है जो कि चैड को लग भी जाता है। आसपास काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। तब यह अलंकार अपना चश्मा हटाकर दिखता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक और चीज तुम्हें बताना भूल गया। मेरा राइट आर्म अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है। अबुएलो की आत्मा मेरे हाथ में आ चुकी है। अबुएलो ने मुझे सिखाया था कि अपनी ताकत दूसरों की रक्षा करने के लिए यूज करना। मैं पहले उनकी बात को समझ नहीं पाया था, पर जब मेरे पास पावर्स आई तब से मुझे पता चल चुका है कि हमेशा कमजोरों की मदद करनी चाहिए। पर मेरे पास सिर्फ अटैक की ही पावर्स थी, तो एक दिन ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपनी डिफेंस पावर्स को भी ढूंढ लिया। मिलो मेरे नए हाथ से। इसका नाम है डियाब्लो स्क्वेर्टो डेल डियाब्लो। डियाब्लो, ये तो एक शैतान का नाम है। और इसका हाथ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किसी शैतान के हाथ के जैसा लग रहा था। अब ये अलंकार काफी सारी पावर जनरेट करके सादो पर दे मारता है, पर सादो अपने डिफेंस वाले आर्मर से एक ही हाथ से इसे रोक लेता है। अब ये अलंकार अपना फाइनल हमला चैड पर मारता है, जिसे भी चैड अपने एक ही हाथ से रोक लेता है और भाई साहब काफी ज्यादा कातिलाना अंदाज में खड़ा हो जाता है। अब सादो अपने हाथ से कुछ बिजली जैसा निकलता है पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से पीछे की पूरी दीवार ही टूट जाती है और एक स्कल जैसा चेहरा बन जाता है। शायद इसी वजह से इस हाथ को डियाब्लो कहा जाता है। अब ये अलंकार नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। चैड इसके पास जाता है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ सका। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही अब मैं अच्छे से लड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ। और ऐसा बोलकर इसे जिंदा छोड़कर चैड यहाँ से जाने लगता है। अब चैड आसपास देखता है। इतना उजाला क्यों है भाई? यहाँ तो अंधेरा होना चाहिए था। क्या सुबह हो चुकी है? तभी उतने में ही पीछे से आवाज आती है कि यहाँ से भाग जाओ। तभी चैड पीछे देखता है और बुरी तरह से हैरान रह जाता है। इचिगो भी रुक जाता है और किसी चीज को महसूस करता है। इशिदा भी रुक जाता है, इसे भी कुछ फील हो जाता है। यहाँ तक कि रेंजी भी रुक जाता है और चैड देखता है कि इसके सामने एक एस्पादा खड़ा है। क्या बात है, चला गए तो यहाँ पर वहाँ जा। चैड अपना पंच तैयार करता है, पर तभी ये अलंकार कहता है पीछे से कि यहाँ से भाग जाओ। यासुतोरा सादो, यहाँ से भाग जाओ। ये एस्पादा हंस रहा होता है। ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पर मैं इसे संभाल लूंगा। भाग जाओ सादो, तुम उसे नहीं जानते, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब चैड अपने पंच को तैयार करके इसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर यह एस्पादा अपनी जगह से 1 इंच हिलता भी नहीं है और चैड का पूरा पंच अपनी छाती पर खाता है। चैड के पंच मारते ही आसपास काफी सारी शॉक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत थी बच्चे? और हम थोड़ा सा खून निकलते हुए देखते हैं और यहाँ पर जाहिला रेंजी की एबिलिटीज को देख रहा था कि ये बंदा कैसे फाइट करता है। और यहाँ पर चैड के मुंह से खून निकलने लगता है और ये एस्पादा कहता है कि मुझे मालूम था तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और यहाँ पर इचिगो भी नोटिस कर जाता है कि चैड को कुछ हो चुका है, पर इचिगो तेजी से दौड़ने लगता है चैड की तरफ। हमने वादा किया था हम सब लोग जिंदा वापस आएंगे। नहीं चैड, तुम मर नहीं सकते। और इस तरफ उल्कियोरा ओरिहिमे से मिलने आता है। तुम्हें शायद मालूम ही होगा तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में है। वो नोइतोरा खुद को रोक नहीं पाया और लड़ाई में कूद गया। चैड को कुछ नहीं होगा। अब उल्कियोरा ओरिहिमे के लिए खाना मंगाता है, पर ओरिहिमे मना कर देती है। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हारी सेहत का ख्याल रखूं। अगर तुम नहीं खाती हो तो मैं तुम्हें इंजेक्शंस लगा लगा कर खिलवाऊंगा। मैं जानती हूँ सादो मरा नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? अगर अभी नहीं मरा है तो बाद में मर जाएगा। मैं यहाँ तुम्हें एश्योरेंस देने नहीं आया हूँ कि तुम्हारे सारे दोस्त
दोस्त बच जाएंगे। मैं बस अपनी ड्यूटीज को निभा रहा हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा कि तुम्हें उसकी इतनी परवाह है ही क्यों। तुम्हारे सभी दोस्त पागल हैं। उन्हें पहले से मालूम होना चाहिए था कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो सब के सब मारे जाएंगे। उन सभी को दिमाग से निकाल दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उनकी ओर देखता भी नहीं, उनके बारे में सोचता भी नहीं। ये सुनकर ओरिहिमे को गुस्सा आ जाता है और इसके चेहरे पर एक चांटा मारती है। उल्की इसकी तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता और यहाँ से जाने लगता है। मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। अगर तब तक तुमने खाना नहीं खाया तो मैं जबरदस्ती खाना खिलाया जाएगा। और बेचारी ओरिहिमे कांपते हुए रो रही होती है। यहाँ पर हम नोइतोरा को देखते हैं जो कि आराम से बैठा हुआ था। इसका एक सबॉर्डिनेट टेस्ला इससे मिलने आता है और चैड को देख कर कहता है कि आप इसे फिनिश नहीं करोगे। अरे ये तो मच्छर है, अगर मैं इसके जैसी 1000 मक्खियां भी मार देता हूँ तो कौन ही मुझसे प्रभावित होगा। ऐसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं है। और ऐसा बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी सातो उठ खड़ा होता है और खून से लथपथ होता है रुक जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है पर टेस्ला बीच में आ जाता है। चैड दोबारा से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से नोइतोरा को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि टेस्ला तुम्हें बीच में आने को किसने कहा था। हाँ, टेस्ला डर जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि चैड शायद आपको इंजर्ड कर देगा सर। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरे शरीर के ऊपर एक खरोंच भी हिला सके। तुम ये कभी मत भूलना कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर एस्पादा हूँ। दूसरी ओर हम रेंजी को देखते हैं और तभी अचानक से इसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और रेंजी एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। अब नीचे आकर रेंजी देखता है कि भाई ये मैं कहाँ पर आ गया। तभी इसे हंसने की आवाज आती है और ये आवाज कहती है कि मैंने यहाँ पर काफी सारे ट्रैप्स बिछा रखे हैं पर तुम तो बहुत ही ज्यादा सिंपल वाले ट्रैप में गिर गए, कितने बेवकूफ हो तुम। तभी ये बंदा इसके सामने आ जाता है। मैं हूँ एस्पादा नंबर 8 और मेरा नाम है ज़ाइलापोरो ग्रैंड्स। और तभी नेल का भाई भी इसके ऊपर गिर जाता है। रेंजी बोलता है कि साले हट जा मेरे ऊपर से। तभी इसकी नजर इस एस्पादा पर जाती है और बोलता है कि ये तो मास्टर ज़ाइलापोरो है, ये तो हिकुमुंडो के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है। अब रेंजी खड़ा हो जाता है और इस बेवकूफ को अपने ऊपर से हटाता है। तुम दोनों की कॉमेडी खत्म हो गई क्या? अरे मुझे ऐसे मत देखो, मुझे डराने की जरूरत नहीं। मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जैसा कि तुम्हारे दोस्त ने अभी कहा। मैं तो बस एक साइंटिस्ट हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। पर रेंजी कहता है कि मैं यहाँ पर बातें करने नहीं आया और तुरंत ही अपनी बानकाई को रिलीज करता है और इसकी बानकाई से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर निकल रहा होता है। रेंजी चिल्लाकर कहता है कि ही हो जा भी मारू, पर इसकी बानकाई इस एस्पादा को छू भी नहीं पाती है और अगले ही सेकंड इसकी बानकाई चूर चूर हो जाती है। ये एस्पादा स्माइल करता है और यहाँ पर रुकिया काइन जैसे दिखने वाले इस भद्दे से मॉन्स्टर के सामने खड़ी होती है। तुम हमारी रिलीज पावर को उन निरंकार्स की रिलीज पावर से कंपेयर मत करना रुकिया। मैंने आज तक जितने भी हॉलोस को खाया है उन सभी लोगों की ताकत मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक 33,350 हॉलोस को खा लिया है। तुम ऐसा समझ सकती हो कि अभी तुम अकेले ही 30,000 हॉलोस के साथ लड़ रही हो। रुकिया इमोशनल होकर बस काइन सर के बारे में सोच रही होती है। अभी एस्पादा हंसते हुए रुकिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सर काइन प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है ये मेरा अंत है, क्योंकि उस दिन मैंने आपको मार दिया था, इसलिए शायद नसीब ऐसा ही चाहता है कि आज मैं आपकी बॉडी से ही मारी जाऊँ। मेरे पास तलवार घुमाने तक की ताकत नहीं है, मैं आपके शरीर के सामने तलवार घुमाकर भी क्या ही कर लूंगी। और इतने में ही ये एस्पादा रुकिया पर हमला कर देता है। रुकिया की तलवार टूट जाती है और इसका भाला सीधा रुकिया की छाती में जाकर घुस जाता है। ये एस्पादा रुकिया को सूली पे टांग देता है और रुकिया रोते हुए कहती है अलविदा सर काइन, मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी अचानक से इसके सर के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। सर काइन इससे कहते हैं कि ये तुम कर क्या रही हो रुकिया। रुकिया आसपास देखती है कि भाई ये मैं कहाँ पर आ गई। इसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। रुकिया आसपास देखती है। मुझे ये जगह याद है, मुझे सारे पेड़ याद है, मुझे ये गर्मी याद है, मुझे सब कुछ याद है। ये माउंट कोई खुशी है, यहीं पर मैंने काइन सर के साथ ट्रेन किया था। अब हम रुकिया और काइन की मेमोरीज को देखते हैं कि कैसे रुकिया काइन सर से पहली बार मिली थी। काइन बोलता है कि मैं हूँ लेफ्टिनेंट काइन शिबा और रुकिया बस हाँ में जवाब देती है। काइन इसका सर पकड़ के कहता है कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ भाई, तो मेरे सामने तुम्हें अपना नाम और लास्ट में आपसे मिलकर खुशी हुई ये बोलना ही पड़ेगा। मेरा नाम रुकिया कुछ की है। हाँ और आगे बोलो। ठीक है सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ ये हुई ना बात। स्क्वाड 13 में तुम्हारा स्वागत है। कैप्टन की तबीयत थोड़ी सी खराब है तो कभी कभार तुम मुझे भी कैप्टन कह सकती हो। अब हम काइन और रुकिया को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। रुकिया सोचती है कि मुझे ये सब कुछ याद है। अब रुकिया अपने भाई से मिलने जाती है जहाँ पर रुकिया ब्याकुया से कहती है कि मैं स्क्वाड 13 में शामिल हो चुकी हूँ और ब्याकुया पूछता है कि कौन सी सीट में। और रुकिया माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे अभी तक कोई सीट नहीं मिली है और ब्याकुया बस हाँ कहकर इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रुकिया सोचती है कि मेरे अंदर पहले से ही कुछ ज्यादा स्पेशलिटी नहीं थी, इसलिए मैंने अपना मैजिक सीखने में फोकस किया। पर जब मैं स्क्वाड 13 में आ गई तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं कितनी एवरेज हूँ। और रुकिया काइन सर से पूछती है कि सर क्या मैं यहाँ पर बिलोंग भी करती हूँ क्या। ऑफ कोर्स रुकिया, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। क्या तुमने कभी कैप्टन की बातें सुनी है? उकिटा के हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में बस 2 तरह की फाइट्स होती हैं, एक जान बचाने के लिए और एक अपनी प्राइड को, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता क्योंकि दोनों चीजें एक ही हैं। ये दोनों एक कैसे हैं? दोनों तुम्हारा दिल ही है। रुकिया अजीब सा चेहरा बना लेती है कि भाई ये बोल क्या रहा है। अरे यार, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारा दिल कहाँ पर है? रुकिया सोचती है सोचना क्या भाई, इसमें दिल यहाँ होता है और कहाँ होता है, और सोच कर बोलती है कि मेरा दिल यहाँ पर है। नहीं, तुम गलत हो रुकिया। हमारा दिल हमारे शरीर के अंदर नहीं होता। दिल तो मैं उसे कहूंगा जो कि हम दोनों के बीच बना है, जो 2 शरीरों के बीच बनता है, जो 2 दोस्तों के बीच में बनता है, जो परिवार के बीच में बनता है। दिल एक इमोशनल कनेक्शन है। अगर इस दुनिया में तुम अकेले ही बचे हो तो तुम्हारे पास कोई दिल है ही नहीं। रुकिया सोचती है कि काइन सर के ये आखिरी शब्द मुझे अभी तक याद है। काइन सर ने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारा दिल यहाँ पर है तो तुम यहाँ पर बिलोंग करते हो। और उन्होंने कहा था कि जब तुम फाइट करती हो तो एक चीज तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कभी भी अकेले नहीं मरना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर आत्मा से बनता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मर जाता है पर हमारी आत्मा सोल सोसाइटी के अंदर चली
चली जाती है। और क्या तुम्हें मालूम है हमारा दिल कहाँ जाता है? हमारा दिल जाता है दोस्तों के पास। अगर तुम अपना दिल अपने दोस्तों को दे देते हो तो तुम्हारा दिल हमेशा अमर रहेगा रुकिया। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए अकेली मत मरना। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर ये एस्पादा हंस रहा होता है और रुकिया ये सारी मेमोरीज याद कर रही होती है। तभी रुकिया इसके भाले को पकड़ लेती है तुम मुझे कभी नहीं मार सकती रुकिया। आखिर मुझे याद आया। और अपनी टूटी हुई तलवार इस एस्पादा के सामने रखती है और धीरे से कहती है सुनो माई शिराफुने। और ये तलवार इस एस्पादा के चेहरे पर जाकर लग जाती है। अब मुझे फाइनली याद आ चुका है कि हमारा दिल कहाँ होता है। भले ही तुम्हारे पास सरकाइन का शरीर है पर सरकाइन वहाँ पर नहीं है क्योंकि वो मेरे दिल में है। और ऐसा बोलकर इस एस्पादा की बोतल को तोड़ देती है जिसकी वजह से इसके शरीर का सारा लिक्विड बाहर गिर जाता है और ये पूरा मॉन्स्टर गायब हो जाता है। एक तरफ रुकिया गिरती है और दूसरी ओर ये एस्पादा नीचे गिर जाता है। ये एस्पादा चिल्लाता है बहुत दुख रहा है। आइसन सामा प्लीज मुझे बचा लीजिए। आपने तो कहा था आप मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? और इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी रुकिया खड़े होने की कोशिश करती है। इसे कैंसर की आवाज आती है कि कभी अकेले मत मरना रुकिया, और अपने दोस्तों के बारे में सोच रही होती है। मैंने अकेले रहकर भी देख लिया है। जब मैं जेल के अंदर बंद थी मैंने खुशी को भी देखा है जब मुझे मेरे दोस्त लोग बचाने आए थे। और मुझे डर के बारे में भी मालूम है जब मैंने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। और ये में तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। और रुकिया धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। अब दूसरी ओर हम रेंची की बॉनकाई को चकनाचूर होते हुए देखते हैं। ज़ाइलापोरो कहता है तुम यहाँ पर अपनी बान का यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास तुम्हारी बानकाई की पूरी इंफॉर्मेशन है। तुम्हारी रेशी कैसे काम करती है मुझे सब कुछ मालूम है, इसीलिए इस जगह पर तुम्हारा बानकाई यूज करना नामुमकिन है। रेंची पूछता है कि तुम्हें मेरी बानकाई के बारे में कैसे पता चला? मैं तो तुम्हारे साथ कभी लड़ा भी नहीं हूँ। मुझे मेरे भाई ने बताया। क्या तुम्हें मेरे नाम से पता नहीं चला क्या? मेरा नाम है ज़ाइलापोरो ग्रांट्स। क्या तुम्हें याद है तुम इलफुट ग्रांट्स के साथ लड़े थे? वो मेरा बड़ा भाई था। और रेंची कहता है कि क्या तुम बदला लेने आए हो क्या? बदला तो बच्चे लेते हैं, मैं तो बस एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने उसके शरीर की रिसर्च की, मुझे उसका शरीर बस एक टूल लगा जो मेरे काम में आया। और रुकिया ने जिस एस्पादा को मार गिराया था उसकी जानकारी बाकी के एस्पादास को लग जाती है। और इसमें से एक रंगकार कहती है कि मास्टर हालीबेल अब हमें क्या करना चाहिए? और एक एस्पादा कहता है कि वो बच्चा बहुत जल्दी मर गया। ये कालिया भी कुछ सोचता है। इसके बाद हम एक और एस्पादा को देखते हैं जो कि सो रहा था। तभी लिली इसे उठाती है पर ये बंदा गुड मॉर्निंग कहकर दोबारा से सो जाता है। भाई मेरे जैसा ये बंदा है। तो लिली इसे दोबारा से उठाती है। साले उठ जा, तुम्हें पता नहीं चला क्या एक एस्पादा मर गया? मैं पहले से ही जानता हूँ पर इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर रेंची अपनी जान पाक्टों से ज़ाइलापोरो पर हमला कर रहा था। ज़ाइला हफ्ते हफ्ते इसके हमले को रोकता है और रेंची खुश होकर कहता है कि तुम बस बातें ही कर सकते हो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये रहा मेरा आखिरी हमला। पर ज़ाइला इसे एक ही हाथ से रोक लेता है और बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था। और रेंची सोचता है कि मैंने इतने सारे हमले किए पर ये बंदा अपनी जगह से हिला तक नहीं है। मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे हमले कैसे हैं, पर तुमने मुझे निराश कर दिया है। तुम बानकाई के बिना कुछ नहीं। और एक ही सेकंड में रेंची के पीछे आकर इसके कंधे को काट देता है। रेंची दोबारा से इस पर हमला करता है पर ज़ाइला इसे नीचे गिरा देता है। अब ये दोनों चड्डी बड्डी यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर ज़ाइलापोरो नंबर 9 मर चुका है। अरे हाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं चला। मैं इसे मारने में इतना ज्यादा बिजी था कि दुनियादारी ही भूल गया, जैसे अपनी बंदी को देखकर भूल जाता हूँ। और ये बंदा हंसकर रेंची से कहता है कि ओए बंदर एक बात सुनना चाहते हो क्या? तुम्हारी दोस्त और वो एस्पादा दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। रेंची बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी दोस्त का नाम रुकिया कुचुकी था ना? ये सुनकर रेंची को गुस्सा आ जाता है और इस पर दोबारा से हमला करता है। कितनी बार कहूँ तुमसे, हाँ तुम मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 9000 कमेंट्स का टारगेट प्लीज पूरा कर दीजिएगा। और गाइस मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे बहुत ही जल्द कंप्लीट कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।